हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोमैग्निफिकेशन के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में और ओजोन डिप्लीशन के बारे में। तो ये तीन टॉपिक जो है वो हम अभी स्टडी करने वाले हैं। पिछली क्लासेस का मतलब पिछले जो भी टॉपिक्स है उसका हम एक बार रिवीजन कर लें पहले। तो सबसे पहला था एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है मैंने आप लोगों को याद करवाया था। तीन चीज मतलब ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग इन्फ्लुएंस हो लेकिन उस पर डिपेंडेंट ना हो, तो वो हमारा एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है बायोस्फीयर की, और उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। फिर बात आ जाती है इकोलॉजी की, क्योंकि नेचुरल और आर्टिफिशियल तो उसके सब डिवीजन है। पहले आता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी को हम एनवायरमेंटल स्टडी भी कह सकते हैं। और एनवायरमेंटल स्टडी में क्या होता है, तो हम उसमें रिलेशनशिप पढ़ते हैं इनके बीच में, मतलब कि अबायोटिक और बायोटिक, या फिर आप कह सकते हो कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में हम जो रिलेशनशिप पढ़ते हैं वो आता है हमारी इकोलॉजी में। और इकोलॉजी को हम एनवायरमेंटल स्टडीज भी मतलब एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। तो वो आ जाता है हमारा इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में नेचुरल और आर्टिफिशियल हमने जाना था। नेचुरल में क्या होता है कि जो बनाए हुए मतलब भगवान ने बनाए हुए हैं, अब जैसे फॉरेस्ट है, पहाड़ है, झरने हैं, मतलब तालाब है, नदियां हैं, तो ये सब बनी हुई है। और इनमें मछली है, वो रहते हैं, मतलब वो उनका घास फूस खाते हैं, फिर वो जीवित रहते हैं, उनको बड़ी मछली खाती है, तो वो एक उनका इकोसिस्टम बना हुआ है। वैसे ही आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है जो हम बनाते हैं। मान लीजिए एक्वेरियम लाए, या फिर आपने कभी जैसे मैं उदयपुर गई थी, तो उदयपुर में भी एक एक्वेरियम था। वहां पे हमने देखा, और कई बार आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होगी, रील्स तो सब देखते हैं, देखा होगा ना। हाँ, क्योंकि पढ़ते तो है नहीं, तो रील्स तो कम से कम देखते ही हैं। तो अब थोड़ा इस वक्त अब इधर थोड़ा रील्स कम कर दो, तो उसमें भी क्योंकि मैंने भी देखा है, तो उसमें भी मतलब अपन देखते हैं कि जैसे कई मतलब विदेश में भी होते हैं, तो विदेश में भी आपने देखे होंगे बड़े बड़े से मतलब ऐसे फिश टैंक जैसा बना रखा होता है। हम घूम सकते हैं, बाकी अंदर ही अंदर होते हैं वो, लेकिन वो भी मतलब कितना भी आप बड़ा कर लो, वो होगा क्या, वो आर्टिफिशियल में ही गिना जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल नहीं होते, क्योंकि उनको भी साफ करने की जरूरत पड़ती है। और ये जैसे पहाड़ है, झरने, ये सब साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो साफ होते रहते हैं। गंदगी होती है फिर साफ होते रहते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिक है। अब अपन घर पे भी अगर पेड़ पौधे हम लगाते हैं तो उन्हें हमें साफ करना पड़ता है। तो ये सारी मतलब नेचुरल और इकोलॉजी और आर्टिफिशियल में यही है कि जो भगवान ने बनाया हुआ है और जो एक हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब बात आती है हमारा थर्ड है ये कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और पैरासाइट्स और ये सारी चीजें। तो ये हमारा क्या था, ये टाइप थे कि मतलब कौन किसको खाता है, कैसे खाता है, मतलब ये सारा जो टॉपिक है वो हमारे फूड चेन और फूड वेब में आता है। इसमें क्या था, इसमें हमने 3-4 चीजें पढ़ी थी। कंज्यूमर कौन हो गया, जो खाते हैं। प्रोड्यूसर कौन हो गया, जो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हमारे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स हो गए। कंज्यूमर में भी जैसे एक तो प्रोड्यूसर हो गए, वो प्लांट्स हो गए। प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, फिर टर्शरी और फिर टॉप वाला, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी कौन हो गए, हर्बीवोरस हो गए, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। और फिर उसके बाद हमारी टॉप कार्निवोरस हो जाते हैं सेकेंडरी वाले, कि वो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। फिर टॉप मतलब टॉप वाले क्या हो जाते हैं, वो मतलब इन तीनों को खा सकते हैं। तो ये हमारा, मैंने आपको ट्रॉपिक लेवल भी समझा दिया और इससे हमने फूड चेन भी समझ लिया। अब फूड वेब क्या होता है, अब जैसे कि जाल, मतलब कि एक पे एक तो डिपेंड नहीं होता, कोई किसको खाता है, वो कोई किसको खाता है। तो ये पूरा मतलब एक चेन, मतलब एक चेन है, उसका इंटरलिंकिंग मतलब उसका क्रॉस लिंकिंग वो हो जाता है फूड वेब। ये जो भी मैं बातें करती जा रही हूँ मैंने ऑलरेडी समझा रखा है आपको, और आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। और ये मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, सब सुन रहे हैं ना ध्यान से? ठीक है, फिर ये फूड वेब हो गया। अब आता है हमारे पास 10% लॉ, ये मैंने सब समझा दिया। ये पैरासाइट्स है और एक डिकम्पोजर आता है। हाँ, पैरासाइट्स में क्या होता है, ये होस्ट की बॉडी पे रहते हैं और मतलब दूसरे को मारते नहीं। अब जैसे समझो कि अगर हम हर्बीवोरस है, तो एक तरह से तो प्लांट तो मतलब खत्म हो जाते हैं ना, अब वो जीवित थोड़ी रहते हमारे पेट में। तो ये क्या हो गया, हमने उसको पूरा कंप्लीटली खत्म कर दिया। ऐसे ही कोई एक जानवर है, मतलब जैसे मान लो शेर है, अब वो मतलब कोई जैसे चूहा खाए या फिर कोई ऐसी मतलब जो जानवर खाए, तो वो क्या करता है, उसको मार देता है तभी वो खाता है। लेकिन ये पैरासाइट क्या करते हैं, पैरासाइट किसी को मार के नहीं मतलब खाते, वो मतलब खुद का भोजन बनता रहता है और उसी की बॉडी मतलब दूसरे की बॉडी पे रहते हैं
और खुद का भोजन बनाते हैं। इसका मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया था लीस का, जो मतलब जुएं होती है हमारे बालों में, मतलब ज्यादातर लड़कियों के बालों में, लड़कों में भी होते हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा पैरासाइट, की होस्ट की बॉडी पे रहते हैं, वो रहते हैं, हमें मतलब मार थोड़ी रहे, बस वो जब खाते हैं तो मतलब खुजली सी ऐसी होती है, ठीक है, समझ जाओ आप। तो वो हो जाता है पैरासाइट्स। और डिकम्पोजर्स हो जाते हैं कि जो डेड बॉडी, मतलब जो मरे हुए हैं उनके ऊपर खाना बना, मतलब जैसे अब उनको खाना, तो वो डिकम्पोजर्स होते हैं। कई एनिमल होते हैं जो डेड प्लांट्स होते हैं, वो धीरे धीरे मतलब अब जैसे डिकम्पोजिंग का क्या समझ सकते हो, जैसे एक पॉट है, उसमें आपने मतलब जैसे छिलके हो गए केले के, या फिर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जब रखें, वो भी हम पढ़ेंगे, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़ेंगे आगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो जो डेड बॉडी होती है उनको खा के वो अपना मतलब वो अपनी एनर्जी लेते हैं और वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है वो क्या कहते हैं, हाँ डिकम्पोजर्स ही कह रही थी ना मैं, यहाँ पे एंड लगा देते हैं, डिकम्पोजर्स। ये वाला जो है ना, ताकि आप कभी भी देखो इसको एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर इस वीडियो को खोल लिया और ये सारा फटाफट से याद कर लिया कि क्या क्या चीजें हैं, तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया फूड चेन, हो गया फूड वेब, मैंने बता ही दिया। आप 10% लॉ, 10% लॉ हमने कल भी समझा था। 10% लॉ में क्या होता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे मात्र 10% जो एनर्जी होती है वो बचता है। मतलब किसी भी चीज, मतलब किसी भी ट्रॉपिक लेवल का सिर्फ 10% जो एनर्जी है वही दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जा सकती है। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, सुन रहे हो ना सब ध्यान से, क्या कहते हैं, हाँ इसे हम कहते हैं 10% लॉ। और ये ज्यादा बार पूछा जाता है, बट मतलब थोड़ा सा इजी है, आप इसको थोड़ा और ब्रीफ भी कर सकते हो। अब जैसे एक से दूसरे, अब जैसे मान लो 2 नंबर का आ गया तो थोड़ा सा आपने फूड वेब बता दिया और नीचे मतलब ट्रॉपिक लेवल का वो डायग्राम बना दिया, तो थोड़ा अच्छा दिखता है, तो नंबर आने के बहुत चांसेस। और हमें क्या करना है, हमें नंबर लेना, क्योंकि नॉलेज सबके पास है। आपसे कोई पूछे तो बता तो सकते ही हो, या खुद को तो याद होता ही है, लेकिन मेन जो हमारा काम आता है वो आता है हमारा प्रेजेंटेशन, कि हम पेपर में कैसा कर पाते हैं। तो यहाँ तक के जो सारे टॉपिक थे वो मैंने क्लियर करवा दिए, वापस आप लोगों को रिवाइज भी करवा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बायोमैग्निफिकेशन पे, ठीक है। और ये 3 टॉपिक समझेंगे, बाकी भी 3 इसी वीडियो में मैं बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर विजिबल होगा। अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये मात्र एक में आपका पूरा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे तो कुछ शब्द हम इसके लेंगे और कुछ मन से बना के देंगे, और कुछ जो हमने आंसर में पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा याद कर लेंगे, तो हमारा आंसर रेडी है। अब हम समझते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, ठीक है। अभी मैंने हाल ही में आप लोगों को पूरा रिवाइज करवाया, आपको 10% लॉ भी समझाया, फूड चेन भी समझाया और फूड वेब भी समझाया। अब बायोमैग्निफिकेशन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या है, ये होता है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पर यूनिट मास एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन, ठीक है। मान लो ऊपर से गया दिमाग के, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी है। अब मैंने आपको कल बताया था कि कई बार क्या होता है, जो फूड अपन खाते हैं, जैसे सेव हो गया या कोई चीज हो गई, ग्रेप्स हो गए, तो आजकल उन्हें इंजेक्शन से भी, मतलब कभी जैसे सेव है उसको लाल नहीं हो रहा तो उसको इंजेक्शन देके लाल कर दिया, या अभी पके नहीं है उतने फिर भी लाल करके और मतलब भेज दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब उसमें अल्टरेशन हो रही है, मतलब उसमें मिलावट हो रही है। तो मिलावट किसमें हो रही है, हमारे फूड्स में। अब उन फूड को हम खाएंगे, फिर हमें कोई मतलब मान लो कोई मतलब वो जानवर खाएगा, फिर उस जानवर को कोई और जानवर खाएगा, तो ये क्या होता जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई मतलब पॉन्ड है, तालाब है, अब उस तालाब में कई बार आपने सुना होगा कि इंडस्ट्री के वेस्ट उसमें जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हाल ही का अगर हम रिसेंट का ले ले तो यमुना नदी में पूरे वो मतलब छठ पूजा से पहले मतलब जैसे झाग सा हो रहा था। वो क्यों हो रहा था, वो दिल्ली में अभी भी आप पोल्यूशन देख सकते हो, कितना पोल्यूशन है। तो अब उस पोल्यूशन से प्लांट भी अपना फूड बना रहे हैं, वही पोल्यूशन जो पानी में मछलियां हैं उनको जा रही हैं, फिर वो मछली कई होते हैं तो वो मछली कंज्यूम करते हैं, तो वो कंज्यूम करेंगे, तो उनमें भी ये जो कंटेमिनेशन होगा, मतलब उनमें शुद्ध मछली नहीं जा रही, उसमें भी मतलब जो मतलब प्रदूषित मछली जा रही है उनके अंदर। तो ये क्या होता है, ये होती है बायोमैग्निफिकेशन, कि ये क्या हो जाता है कि जो केमिकल हैं वो हमारी बॉडी में वो बढ़ने लगते हैं, और वो बढ़ने लगते हैं। जैसे अब पहले प्लांट था, मैंने बताया आपको प्लांट है,
ईच ट्रॉपिक लेवल पे वो, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, ईच ट्रॉपिक लेवल पे वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या याद करना है, अब हमने समझ तो लिया कि क्या होता है कंसंट्रेशन, मतलब जो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ मतलब ऑफ केमिकल्स, मतलब जो केमिकल है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होना एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। बस इतनी सी बात याद करनी है आपको। तो क्या होता है, इंक्रीज होता है किसका, कंसंट्रेशन का, किस चीज का कंसंट्रेशन, हार्मफुल केमिकल का, किसमें, बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। अब पर यूनिट मास बोलो या फिर इतना नहीं भी लिखा तो वो बाकी याद कर रहे हैं तो थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो हम उसको जोड़ देंगे, बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पर यूनिट मास एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। बस इतनी सी चीज आपको याद करनी है, समझ गए आप। वापिस से इस पीछे मत देखो, मेरी तरफ देखो और याद करो क्या क्या बोला हमने। इंक्रीज किसका, कंसंट्रेशन का, किस चीज का कंसंट्रेशन, ऑफ हार्मफुल केमिकल, किसमें, इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां तक आ गए हम। ऑर्गेनिज्म पर यूनिट मास एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। मैं साथ साथ बोल रही हूँ, आप भी रिपीट करो, याद हो जाएगा। ठीक है, क्या, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट पर यूनिट मास। बोल रहे हो ना आप लोग साथ साथ मेरे, एट पर यूनिट मास एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। ठीक है, ये बस मतलब ये वर्ड याद हो जाएंगे ना तो वो आप पिरो दोगे, क्योंकि लिंक है हार्मफुल केमिकल का इंक्रीज होना एक ऑर्गेनिज्म में पर यूनिट मास सक्सेसिव रेट से इंक्रीज होना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट आप ये इसको 1 से 2 बार अपनी नोटबुक में फटाफट से आप जैसे जल्दी जल्दी लिख दो, और इधर देखना नहीं है, भले आप मतलब मुझे आप लोगों पर भरोसा है। ठीक है, तो आप आराम से इसे जल्दी से लिखिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं ओजोन लेयर पे। तो अब यहाँ तक जो भी फूड से रिलेटेड था वो हो चुका है। अब हम एटमॉस्फेयर में चलते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, किसे हम क्या कहते हैं। तो अब आपका आएगा ओजोन लेयर। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या कुछ मतलब फॉर्मेशन से पूछ सकते हैं। अब हमें समझना है कि ओजोन लेयर होती क्या है। तो ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन मतलब आपने ऑक्सीजन सुना है, तो ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन का बड़ा भाई होता है ओजोन। मतलब कि जैसे ऑक्सीजन में 2 होते हैं, ओजोन में 3 मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, मतलब 3 एटम होते हैं। तो ओजोन कैसे लिखते हैं हम, O3 से लिखते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल क्या होता है, कंसिस्ट 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अभी याद हो गया या और देखने की जरूरत है, देखने की जरूरत नहीं है ना। ओजोन क्या, O3 ओजोन मॉलिक्यूल। अब जैसे हमें तो पता है तो क्या पेपर में आप सिर्फ O3 लिख के आ जाओगे क्या, ओजोन आएगा तो नहीं ना, हम लिखेंगे ना। तो हम क्या लिखेंगे, O3 मॉलिक्यूल, मतलब O3 ओजोन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये थोड़ा लिख के आएंगे तो एक लाइन तो लिख देंगे अपन। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, O2 होता है, कंटेन 2 एटम। ये क्या होता है, मैंने बता रखा, ऑक्सीजन आप सबको पता होगा, ऑक्सीजन में 2 एटम होते हैं मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, मतलब 2 एटम होते हैं। पहला ओजोन लेयर में क्या आता है, मेजर पार्ट इज प्रेजेंट इन द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, 9th में भी सुना होगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर जैसे ट्रोपोस्फेयर होता है वैसे स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मतलब एटमॉस्फेयर की लेवल होती है, मतलब धरती से कुछ ऊपर तक की जो मतलब सतह होती है उन्हें हम बोलते हैं। इस लेयर में ज्यादातर एरोप्लेन्स भी उड़ती हैं। ठीक है, तो बाकी वो तो नीचे भी उड़ती है, वो डिपेंड करता है कि किस हाइट पे उड़ रही है। मेरा समझाने का ये मतलब है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा ओजोन। ठीक है, ओजोन की सबसे ज्यादा मेजर पार्ट प्रेजेंट इन हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, आप लोग समझ गए।
स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में ओजोन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओजोन मतलब होता क्या, मतलब ओजोन की एक लेयर होती है, मतलब जैसे अर्थ है हमारा, तो अर्थ के इधर लेयर होती है ओजोन की, और ये लेयर जो होती है वो ट्रोपोस्फेयर थोड़ी ऊपर, मतलब एटमॉस्फेयर के सबसे हायर लेवल में होती है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। आई होप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो आप, समझ जा रहे हो। लिखना हम बस क्या लिखना है, अगर कोई पूछ लिया कि कहाँ होती है तो हायर लेवल में होती है, उसे क्या कहते हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और ओजोन पाई कहाँ जाती है? तो हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में। समझ गए? ठीक है। अब जैसे होता है ना कि अब जैसे हमारा भी नाम है तो हमें मतलब पापा की बेटी या ऐसे मतलब नाम पकड़ के बोलते हैं ना कि हम हैं, लेकिन हमारा नाम क्या है? तो मतलब जैसे मेरा नाम अनामिका हुआ तो मतलब दो दो नाम हो गए ना, मेरे अनामिका भी और वो भी। तो वैसे ही हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर और नाम इसका होता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। अच्छे से ये थोड़ी स्पेलिंग है, आप पढ़ लो, अच्छे से देख लो और याद कर लो। ठीक है। तो अगर कई बार क्या होता है कि ओजोन लेयर का आपको ब्रीफ भी देना हुआ तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग आराम से लिख सकते हो। ठीक है। अब बात आती है, अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। मतलब तीन हो गए वैसे तो, एक होता किसका है, कैसे बना है, ये कहाँ पाया जाता है, और थर्ड क्या हो गया, और ये फोर्थ जो होगा, ये फोर्थ होगा, मतलब कि आप मतलब फॉर्मूले के थ्रू भी बता सकते हो। तो मैं इसको एक बार 4 मेंशन कर देती हूँ ताकि नोट्स में इजी रहे। ठीक है। तो अब सेकंड क्या होता है? सेकंड हमारे पास पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल एंड डेडली पॉइजनस। तो मतलब ये पंजेंट स्मेल आपने कभी सूंघा हो या नहीं सूंघा हो, मतलब मैंने जब केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट किया था तो H2S का मतलब बिल्कुल मतलब ऐसे पंजेंट स्मेल, आप ऐसे सड़ी हुई सी स्मेल आती है। ठीक है। तो ओजोन की भी जो स्मेल होती है वो सड़ी हुई स्मेल होती है ओजोन की। ठीक है। और ये डेडली पॉइजनस होता है, मतलब भयंकर ही जहरीला होता है ये गैस, मतलब ये जो ओजोन है वो जहरीला होता है। ठीक है तो एक तरह का गैस ही, इसकी लेयर वहां पे बनी होती है और इसमें 3 मॉलिक्यूल होते हैं। ये सबसे ऊपर एटमॉस्फेयर में हायर लेवल पे होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। और तीसरा पॉइंट आ गया कि ये हाईली पंजेंट स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल, और डेडली पॉइजनस, और बहुत ही जहरीली होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब फोर्थ जैसे मैंने फोर्थ लिख दिया, बताओ थर्ड हुआ ना, एक सेकेंड। अब थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? थर्ड में हम पढ़ेंगे, मतलब इसका वो देख लेंगे, आपने केमिकल इक्वेशन जानते हो आप, तो उसको मतलब उसमें लिखते हैं ना हम, तो ऐसे लिखते हैं ना सिंबल्स के थ्रू, तब इसको हम सिंबल के थ्रू लिखेंगे। तो O2 पे जब यूवी लाइट मतलब सनलाइट पड़ती है तो वो O और O में बढ़ता है। उस O में अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो वो O3 ओजोन बना लेता है। आई होप समझ गए। इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं। अगर पूछ आ जाए कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कैसे होता है तो ऐसे होता है कि पहले O2 होता है, उस पर यूवी लाइट पड़ती है तो वो 2 O में बदल जाता है, और उस एक O से मतलब एक O2 जुड़ गया, एक और O से एक और O2 जुड़ गया, तो ये 2 ओजोन बना देते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक ओजोन बना दिया, कितने भी ओजोन बना सकते हैं, अब उसकी टेंडेंसी पे डिपेंड करता है कितना बनता है ऐसे है ये। ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको ओजोन लेयर भी अच्छे से समझा दिया। एक बार आप वापस से नजर फेर लो कि क्या क्या और चीजें हैं जो आप लोगों को अच्छे से याद करनी है। ये दोनों चीजें याद करनी है आपको। ठीक है। बढ़े हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओजोन डिप्लीशन। अब बात आ गई कि ओजोन है, ओजोन कैसा है, कैसे बनता है, कहाँ रहता है, कैसी स्मेल है, और क्या जहरीला है या नहीं, ये हमने पढ़ लिया। अब बात आ रही है ओजोन डिप्लीशन की। तो ओजोन डिप्लीशन आया क्यों? तो क्योंकि आप जानते हो कि जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे मतलब कमजोर होती जा रही है। ठीक है। अब वो कमजोर हो रही है तो हमें मतलब उससे क्या नुकसान है, हमें उससे कमजोर हो रही है तो नुकसान ये है कि जो ये यूवी लाइट यहाँ पे मतलब जो ये ट्रैप करके और ओजोन बन जाता है, तो ये जो यूवी लाइट है सन से डायरेक्ट वो मतलब हमारे मतलब धरती पे आएगी, और हमारी जो स्किन है वो बर्न हो जाएगी। मतलब आप लोगों ने सुना भी होगा वो सनस्क्रीन आती है कई जो यूवी लाइट से प्रोटेक्शन देती है, तो वो सब क्यों चीजें हैं? क्योंकि अब जो सन है वो मतलब
हमें टैनिंग हो जाती है, हमारा सनबर्न करते हैं ना कभी कभी कभार, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो जलने लग जाती है, काली पड़ जाती है। तो ये सारी चीजें अगर ओजोन रहेगी, वो अगर अच्छे से रहेगी तो हमें नहीं होगा, लेकिन अब ओजोन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, तो वो वो कमजोर हो रही है। और वो कमजोर क्यों हो रही है, तो वो इसके लिए हमने ये टॉपिक हमारा उस चीज को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, अब दोनों क्लियर है ना, भूल तो नहीं रहे ना, आगे आगे पढ़ा रही हूँ तो बिल्कुल याद है। ठीक है, अब ओजोन डिप्लीशन है। ओजोन डिप्लीशन क्या हो गया, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, जैसा मैंने बताया वो कम होती जा रही है। तो ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसका लेयर है वो पतली होती जा रही है, इसको हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। वर्ड से भी समझ में आ रहा है डिप्लीशन का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे पतला होना या कमजोर होना। तो इस मैटर में क्या है, वो लेयर है, तो लेयर क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है। ठीक है, डिप्लीट, अब डिप्लीट क्यों हो रही है, ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एरोसोल, स्प्रे प्रोपेलेंट लाइक CFC, ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन एक्सेट्रा। हमने क्या, ओजोन डिप्लीशन आ गया, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ओजोन डिप्लीशन मींस थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का पतला होना है ओजोन डिप्लीशन होता है। अब वो हो क्यों रहा है, तो द कॉज आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, द कॉज लिख सकते हो, या डिप्लीशन के रीजंस लिख सकते हो, या डिप्लीट क्यों हो रहा है वो लिख सकते हो, कुछ भी। तो हमने क्या लिखा, दिस इज कॉज्ड ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ यूज ऑफ केमिकल कॉल्ड एरोसोल। और ये सारी जो एग्जांपल्स मैंने आपको बता रखी है, इन कारणों से जो वो है हमारा वो डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, डिप्लीट क्यों हो रहा है, केमिकल के यूज की वजह से। और वो केमिकल कैसे हैं या क्या है, तो वो केमिकल सच एज एरोसोल, स्प्रे प्रोपेलेंट लाइक CFC, ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन और मीथेन। तो ये 5 एग्जांपल है, ये आप याद करोगे। यूज ऑफ केमिकल कॉल्ड एरोसोल, एरोसोल एक केमिकल है, इसके यूज से। स्प्रे प्रोपेलेंट, इसके यूज से। और स्प्रे प्रोपेलेंट मतलब CFC एक आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपने सुन रखा होगा। ये जो सब्सटेंस है ये किससे रिलीज होती है, ये हमारे फ्रिज होती है, फ्रिज से रिलीज होती है। जो फ्रिज तो ठंडा कर देता है, लेकिन उसमें जो मशीनरी और ये सब है, तो ये एक तरह से CFC गैस जो है वो रिलीज करती है, जिसकी वजह से भी जो ओजोन है वो डिप्लीट हो रहा है। तो एक वो हो गया, और एक हो गया ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के जो ऑक्सीडाइज होते हैं उनके कारण भी ये जो हमारा ओजोन है वो डिप्लीट हो रहा है। और एक हमारा मीथेन आ गया लास्ट में, C4H, तो इसके कारण भी जो हमारे ओजोन है वो डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से सारे टॉपिक समझ में आ गए हों। नहीं आया हो तो एक बार आप और वापस से अच्छे से देखो, और मैं मेरी वीडियो भी एक बार वापस से चला लोगे ना तो याद हो जाएगी। मैंने इतनी बार आप लोगों को रिपीट भी कर दिया। बायोमैग्निफिकेशन क्या हो गया, मैं एक बार वापस आपको समरी दे देती हूँ इस वीडियो का। बायोमैग्निफिकेशन में क्या हो गया कि बायोमैग्निफिकेशन में हो गया इंक्रीज, मतलब किसी भी चीज का बढ़ना। और वो क्या बढ़ता है, तो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के लिए उसका जो बढ़ना होता है पर यूनिट मास, वो हो जाता है हमारा बायोमैग्निफिकेशन। ये सारी जो की टर्म्स है वो आपको याद रखनी है। ओजोन लेयर में क्या हो गया, ओजोन लेयर में ओजोन कैसे बनता है वो बताया है मैंने, वो बता दिया। अब इसके स्मेल और पॉइजनस होता है ये आपको लिख देना है। और ये बनता कैसे है, तो ये O3 होता है, इसमें 3 एटम, ये सारी चीजें लिखनी है। जैसे जैसे मैं पॉइंट कर रही हूँ ना तो आप भी देखो इधर, ठीक है। और 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब मेजर पार्ट इसका प्रेजेंट कहाँ होता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर को हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ गया ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन मतलब जो हमारी ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है। क्यों हो रही है, तो हार्मफुल केमिकल जैसे कि एरोसोल और स्प्रे प्रोपेलेंट जैसे कि CFC, फिर ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन और मीथेन, ये सारी चीजें बस हमें याद है, ठीक है। तो आई होप कि इसके बाद तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी आपके बुक हो गए या फिर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना आपको कॉपी खोल के वापस से याद करने की पड़ेगी। हाँ, जब हमारे क्वेश्चंस की सीरीज आएगी, क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने हैं, ताकि आपको लिखना कैसे है वो आप कर सको। और कभी अगर वैसे तो भूलोगे नहीं, और अगर कभी भूल गए
तो आपको वही चीजें जो होती है वो जो याद रहेगी और आपको उस अकॉर्डिंग सारे आपको आंसर मेंशन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो इसको मैंने इसलिए इस टेबल फॉर्म में किया है ताकि इजी रहता है। अगर आपसे सिर्फ एक पूछे कि आप बायोडिग्रेडेबल बताओ तो आपने इसको ऐसे 3 पॉइंट्स में लिख दिए या पैराग्राफ में लिख दिए, बट पॉइंट्स में थोड़ा इजी होता है क्योंकि वो समझ जाते हैं, जैसे एग्जामिनर समझ जाते हैं कि पहले लाइन में एक्सप्लेन कर रखा होगा, दूसरी लाइन में थोड़ा और एक्सप्लेन कर रखा होगा, तीसरी लाइन में एग्जाम्पल है, तो नंबर दे देंगे। ठीक है, मतलब उतना लेंथी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे क्योंकि अपन अगर एक पैराग्राफ में लिखे ना तो 2 लाइन में खत्म हो जाएगी, और कम से कम अपन ऐसे लिखेंगे तो 3 या 4 लाइन तो मतलब कम से कम चाहिए। और वैसे ही ये तो अगर 2 चीजें हैं, अगर हमसे डिफरेंशिएशन पूछ लिया तो हम ऐसे लिखेंगे, और ये सबसे बेस्ट वे होता है किसी भी चीज मतलब किसी भी क्वेश्चन का अगर डिफरेंशिएशन का हमें आंसर देना है तो उसके लिए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करोगे। अब बात आती है समझने की कि ये होते क्या है, तो मैं समझा भी देती हूँ, बाकी इजी है, आप लोगों को भी पता होगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? वो वेस्ट जो कि मतलब जो कि टूट सके नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंस में। मतलब कि कई चीज होती है ना, जैसे अब अगर पॉलिथीन है, अगर मैं उसको जलाऊं तो वो हार्मफुल गैस रिलीज करेगी, तो वो नहीं हुआ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं हुआ। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या हो गए? जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे मैं बता भी रही थी पहले कि जो छिलके हो गए, केले के छिलके हो गए या फिर आलू के छिलके हो गए, तो ये सब क्या हो गए? ये ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कि टूटेंगे तो ऐसे हार्मफुल चीजें नहीं निकलेंगी, तो वही होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आप इसको और थोड़ा एलोबरेट करके लिख सकते हो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दोज वेस्ट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस एंड हार्मलेस सब्सटेंसेस, जो मतलब कि जो जहरीला नहीं हो, मतलब जो जहरीला नहीं हो और मतलब वो हार्मलेस हो, मतलब कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो ऐसे चीज में किसी भी वेस्ट को मतलब जो वेस्ट ऐसे चीजों में कन्वर्ट हो जाए जो कि जहरीला नहीं हो और हार्मफुल नहीं हो, उसे हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। और वहीं पे जो वेस्ट जिसे हम मतलब जो वेस्ट अगर हम कन्वर्ट करें तो वो पॉइजनस हो और हार्मफुल हो, तो वो वेस्ट क्या होते हैं? वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कि वो क्या हो सके कि कांट बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंस, जो कि नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंस में ब्रेक नहीं हो, वो हार्मलेस होते हैं। ठीक है, नॉन हार्मलेस, नॉन पॉइजनस एंड हार्मलेस सब्सटेंस। हाँ, तो इसमें वो ब्रेक नहीं हो, मतलब वो पॉइजनस हो जाता है और हार्मफुल हो जाता है, तो इसीलिए वो हो जाता है हमारा बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल क्या हुआ कि उसको अगर आप मतलब वो वेस्ट टूटता भी है तो किसी को उससे हार्म नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये है कि डन बाय एक्शन ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, एंजाइम्स रिलीज्ड बाय देम हेल्प टू ब्रेक वेस्ट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? ये तो हो गया हमारा कि ब्रेक हो सके, कैन बी, मैं रेड वाला मार्कर यूज करती हूँ, यहां तो हो गया कि कैन बी, ठीक है, ब्रोकन डाउन, नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंस। चल तो रखा है, चलो खैर मैं जहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ वो तो दिख ही रहा आपको। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड में क्या है कि डन बाय एक्शन ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये जो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब ये अब बात आती है कि ये टूटता कैसे है। ठीक है, हमने वहां तो पढ़ा कि वो जो टूट सके और जो टूटने के बाद जो प्रोडक्ट बने वो हार्मफुल नहीं होगा, वो जहरीला नहीं होगा, तो वो होगा हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ब्रेक कौन कर रहा है? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंगी है, जो कि इन वेस्ट को और उसके मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब तोड़ते हैं। और वो कैसे तोड़ते हैं? इन दोनों में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है? उनकी हेल्प करता है उसको तोड़ने में। ठीक है, समझ गए बात? हमने पहले लिख दिया कि ऐसे वेस्ट जो कि टूट सके नॉन पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंसेस में, मतलब जो हार्मलेस सब्सटेंसेस में हो सके, उन्हें हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अब टूटते कैसे हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई, उनमें एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स हेल्प करते हैं बैक्टीरिया और फंगाई को इन वेस्ट को तोड़ने में। समझ गए आप? और यही अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो बैक्टीरिया हो गए या सेप्रोफाइट्स हो गए, इसमें मतलब दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें नहीं होता एंजाइम, और सेप्रोफाइट्स दैट डज नॉट ब्रेक वेस्ट एज दे डोंट हैव एंजाइम्स। तो ये दोनों जो हो गए बैक्टीरिया और सेप्रोफाइट, ये दोनों जो वेस्ट है उसको तोड़ते नहीं है क्योंकि इनमें एंजाइम्स नहीं होता है। ठीक है, तो आप दोनों पॉइंट अच्छे से समझ गए। अब जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं इन दोनों में, वो है इनके एग्जांपल्स। तो इसके एग्जांपल में क्या आता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मैंने बताया आपको, जैसे कचरा हो गया, धूल हो गई, और मतलब छिलके हो गए, पेड़ पौधे, मतलब जो पेड़ पौधे के सूखे हुए पत्ते होते हैं, तो ये सारा क्या हो गया, हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो कि छोटे मतलब जो कि हार्मफुल मतलब हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और पॉइजनस भी नहीं होते। और कन्वर्ट कैसे होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई में जो एंजाइम्स होते हैं वो इन दोनों को तोड़ देते हैं, मतलब उनकी हेल्प से ये जो हमारा वेस्ट है वो छोटे छोटे, मतलब जो वो वेस्ट है हमारा वो टूट जाता है छोटे पार्ट्स में, जो कि हार्मलेस और पॉइजनस नहीं होते, मतलब पॉइजनस नहीं होते, और वो बिल्कुल ही हम लोगों के लिए, मतलब प्लेनेट के लिए सेफ होता है। और वहीं पे ये जो है इनमें आते हैं पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, ग्लास, कार, नेल, आयरन नेल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर वेस्ट। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं, जो कि ये जो बैक्टीरिया और सेप्रोफाइट्स हैं वो इन दोनों को नहीं तोड़ पाते हैं, और तोड़ेंगे भी तो इनसे हार्मफुल और मतलब हार्मफुल चीजें होगी। जैसे अब अगर पॉलिथीन है, अगर पॉलिथीन को हम जलाते भी हैं तो वो कितना मतलब गैस प्रोड्यूस करता है और वो बिल्कुल हार्मफुल होता है, वो हम सांस नहीं ले सकते, उससे पोल्यूशन होती है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप ये दोनों मैंने टॉपिक समझा दिया। अब लास्ट हमारा बचा है डीकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, थोड़ा डेकोरेट कर रही थी। तो ये डीकम्पोजिशन मेथड हो गया। तो डीकम्पोजिशन मेथड में क्या है, डीकम्पोजिशन मेथड में है कि कैसे, मतलब ये जो चीजें हैं, क्योंकि ये तो हो नहीं पाता। अब जैसे आप देखो कि पहले जो ट्रेन्स होते थे उसमें जो कप्स मिलते थे तो वो प्लास्टिक के कप्स होते थे। तो प्लास्टिक के कप्स में पहले टाइम पे वो जो हम चाय पीते थे या फिर जो पीते हैं तो उन्हें प्लास्टिक में मिलता था, और वो प्लास्टिक धोते नहीं थे, वो फेंक देते थे और नए आते थे क्योंकि हाइजीन की वजह से। अब धीरे धीरे प्लास्टिक इतना बढ़ गया, उसके बाद उसके बाद किसी ने कॉन्सेप्ट बताया कि हम कुल्हड़ के, मतलब उसमें जो मिट्टी के कप होते हैं उनमें दे सकते हैं। फिर बात आई कि वो मिट्टी के कप के लिए हमें कितने सारी मतलब फर्टाइल सॉइल लेनी पड़ेगी वो बनाने के लिए, तो हमने उसको किया। अब जो आप देखोगे अब वो मिलते हैं पेपर कप्स में। तो पेपर कप हालांकि इजी है, पेपर टूट भी जाएगा, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। तो अब उनको हम वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो अब वही है कि ये आ जाता है हमारे डिकम्पोजिशन मेथड में कि हम उसे कैसे डिकम्पोज करें। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे वो भी था, ह्यूमन वेस्ट भी था और सीवेज भी था, गार्बेज भी है, सीवेज भी है, ह्यूमन वेस्ट भी है। तो इसके लिए भी एक मतलब सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ो या ये पढ़ो, तो उस वक्त भी था, ये वेस्ट मैनेजमेंट की सिस्टम्स थी, डिकम्पोजिशन मेथड्स थे। तो अब हमारे लिए जो डिकम्पोजिशन मेथड है वो क्या क्या है, तो हम अपने जो घर के जो कचड़े हैं उसको भी हम एक बाल्टी में या फिर एक पॉट में उसको कर सकते हैं। तो वो हमारा मैन्योर, मतलब खुद का ही हम घर पे ही अपना मैन्योर क्रिएट कर सकते हैं। तो वो भी क्या हुआ, एक तरह से हमारा डिकम्पोजिशन मेथड हुआ। और क्या क्या डिकम्पोजिशन मेथड है हमारे पास, रिसाइकलिंग है, रीयूज है, अगर कोई चीज वेस्ट होगी, मान लो कोई बॉटल है, बॉटल हमने पानी पी लिया तो अब फेंक दे, तो हम उसको एक बार को यूज कर सकते हैं। कोई प्लांट उसमें डाल सकते हैं, मनी प्लांट का कर सकते हैं, तो वो रीयूज में आ गया। रिसाइकलिंग में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उन्हें हम किसी गार्बेज में या फिर किसी जगह पे नहीं फेंक के, अब तो ई सेंटर्स भी हैं जहाँ पे आप दे सकते हो, तो वो रिसाइकलिंग में यूज आ जाते हैं, तो वो हम रिसाइकल हो सकते हैं, रिसाइकल, रीयूज और ये सारी चीजें। तो ये सारे जो मेथड है वो हमारे डिकम्पोजिशन मेथड में। बायोगैस भी होता है, जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे गाय के मतलब जो वेस्ट होता है उससे बायोगैस भी होता है। तो ये हमारे डिकम्पोजिशन मेथड हो गए। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा।
ये आपकी चेकलिस्ट भी है, मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बोला था कि चेकलिस्ट आपको हेल्प करेगी पूरा एनालाइज करने के लिए। तो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक बार नजर भी फेर सकते हैं और पूरा एनालाइज कर सकते हो कि कुछ छूटा या नहीं छूटा, और सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से सारे याद हो गए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।